Hello students. In SHT we are discussing economics chapter 2 sectors of the Indian economy. And in previous lecture we have already discussed about the meaning of economic activities and as well as the sectors of economic activities as the primary sector, secondary sector and tertiary sector. As well as we have discussed about the GDP and the importance of tertiary sector. Now let me discuss about two more topics in this chapter, that is employment and unemployment. So first of all we will try to understand the meaning of the employment. After that we will discuss about unemployment, which is the most current topics of the news headlines in today's also. So let me try to understand these two meanings. First of all, let me understand meaning of the employment. तो एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब होता है कि किसी कंट्री की वह पॉपुलेशन जो कार्य करने की क्षमता रखती हो, उसके अंदर कैपेसिटी हो, उस वो पूरी तरह से फिजिकली एबल पर्सन हो, साथ ही साथ वो स्किल्ड हो और कार्य करने की इच्छा भी उसके अंदर हो। और जब उसको इस पॉपुलेशन को जब एक काम मिल जाता है उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसके स्किल के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जब वह अपने कार्य को एक प्रॉपर वे में करना शुरू कर देता है तो वह कहलाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वह पर्सन या वह आबादी जिसे अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल्ड के अकॉर्डिंग वर्क मिल गया हो, उसको एक अर्निंग ऑफ सोर्स मिल गई हो, दैट कॉल द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कैपेबल भी हैं, कार्य करने की इच्छा भी रख रहे हैं, वो उनकी एजुकेशन भी वैसी है, यानी वो हर तरीके से वेल क्वालिफाइड हैं, वेल ट्रेंड है, लेकिन उनको उस लेवल का काम नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही हो। सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया के बात करते हैं, सो अनएम्प्लॉयमेंट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। और ये इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो फिक्स हैं, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है वह कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज पे पूरी तरह से पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और हर किसी को वहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही है। तो रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से। तो ये भी एक रीज़न है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट्स बनी हुई है। सो आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जो लोग होते हैं, एक तो हमने देखा कि जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रही है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वह हमारे लिए अनएम्प्लॉयस हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें वर्क तो मिला है लेकिन उनकी एजुकेशन, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे लोग भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे भी अनएम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर उनकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर वो काम कर रहे हों। जैसे कि आपके पास एक एमबीबीएस की डिग्री है लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम कर रहे हो, तो यह हमारे लिए क्या है कि हमारी कैपेबिलिटी हमारी एमबीबीएस डिग्री की है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उससे लोअर का काम कर रहे हैं। हमने एमबीए काम किया हुआ है लेकिन हमने एक छोटा सा शॉप ओपन कर रहे हैं या शॉपकीपर के तौर पे काम कर रहे हूँ, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट्स का ही तरीका है। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कैपेबल भी हैं, डिज़ायर भी रखते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पा रही हैं।
तो ऐसे लोग भी, ये हमारे प्योर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में हम मानते हैं कि हमारी एक छोटा सा एक खेत है, उस पे हम 5 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे 5 लोग और आ गए, तो उन जो 5 एक्स्ट्रा है उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। उनके आने से उस लैंड एरिया पे प्रोडक्शन में ना तो कोई बढ़ोतरी हो सकती है, ना ही उनमें डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की भी चीज़ें हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट्स की कंडीशन में आती हैं, और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट्स को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि पीपल्स हमारे काम के लिए जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, तो जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स के अंतर्गत रखती हैं। और ऐसे लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई वहाँ पे रोल नहीं मिलता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। So such type of condition is known as the disguised unemployment. You can define that. Okay, disguised unemployment is a type of unemployment in which more people engaged in than the people required for work. Now, it is the concept about the employments and unemployments. I hope you will understand the basic concept of the employment and unemployment. Now, next thing is most important for us कि how the government take the step to decrease the unemployment, कि इस अनएम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी रूल्स बनते हैं। तो वैसे तो हम देखते हैं तो बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे एक्ट्स लाए गए हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट्स को कम करने के लिए बनाए गए, लेकिन उनका सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि एक करप्शन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट्स आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कि अगर गवर्नमेंट्स की जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो प्लानिंग्स हो रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अगर उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लोगों को एकदम प्रॉपर वे में उसको अवेलेबल कराया जाए लोगों तक, तो उसका असर बहुत अच्छा दिखेगा। बट ये करप्शन की वजह से ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो बाय द वे, वन एक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ द वर्ल्ड बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव एक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ये एक्ट रही है, दैट इज़ द मनरेगा। मनरेगा का नाम आपने सुना भी होगा। सो मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, तो जिसमें आपको मालूम है कि 100 डेज़ की गारंटी आपकी गवर्नमेंट्स लेती हैं कि आपको 100 डेज़ पूरी तरह से वर्क आपको मिलेंगे। तो मनरेगा का आपका एक जो एक्ट लाया गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्लानिंग लाई गई थी, वह आपकी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल योजना मानी जाती है। और ये एक्ट आपका आया था नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत। सो इसके अंतर्गत आपका माना गया कि 100 डेज़ वर्क गारंटी इन ईयर बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने यह गारंटी दी लोगों को कि उन्हें, जो लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं, जो इन एक्ट के थ्रू आ रहे हैं, तो उनको 100 डेज़ वर्किंग देने की बात गवर्नमेंट की तरफ से कही गई थी। If government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances. कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स नहीं दे पा रही है, रोज़गार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, वर्क नहीं दे पा रही है लोगों को, तो वह अलाउंस वहाँ पे लगा सकती है। इट मीन्स उनको
उतना ज़्यादा उनके जितने डेज़ की उनको नहीं मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाएंगे। तो ये आपकी गवर्नमेंट की एक योजना थी जिसके तहत लोगों को 100 डेज़ की वर्किंग देने की बात कही गई, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसे वहाँ पे 100 डेज़ का जो भी उनका हर्जाना होता है, या कह सकते हैं जो भी उनका सैलरी या वेजेस होते हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह की वर्किंग यहाँ पे दी गई थी। टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड। इसमें ऐसे वर्क को ज़्यादा शामिल किया गया था जो लैंड के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी रखते हों। सो देयर इज़ अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके बाद हमारी मनरेगा भी आई है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं सामने लाई गई जो अनएम्प्लॉयमेंट्स को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट्स के थ्रू। नाउ इकोनॉमिक सेक्टर को तो हमने ये देख लिया कि हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, हमारी टर्टियरी, ये हमारे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। लेकिन इनमें भी अगर हम बात करते हैं तो इनका जो वर्किंग है वह भी हमारे स्पेशली 2 तरीके की बन जाती हैं। यानी हम इन सारी एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, चाहे वो गुड्स प्रोडक्शन की बात हो या सर्विसेज की बात ही हो, तो उन सभी में हमारे लिए तो पूरे वर्क को 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसे सेक्टर में कहा जाता है या ऐसी जगहों पे काम करने वाले लोगों के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है जहाँ पर जिसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट्स के द्वारा किया गया होता है। इट मीन्स कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस या ऐसे वर्किंग प्लेसेस जो गवर्नमेंट्स के अंडर में हो, गवर्नमेंट्स के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कि इसमें एम्प्लॉयमेंट्स जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं। कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर रेगुलर, कि वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वह हमेशा ही रेगुलर बनी रहती हैं। तो जितने भी आप गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे, इंस्टीट्यूशन देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो रेगुलर होंगे। नेक्स्ट इसमें होता है कि ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट्स, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट्स के द्वारा होता है। फॉलोड वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, यू कैन से द ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी आते हैं, वहाँ पर इनको चलाने के लिए, इनको वर्किंग करने के लिए कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होती हैं जो इन्हें फॉलो करना होता है, और उसके बाद ही आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉपरली कर सकती हैं। तो आप देखते होंगे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वो हमारे लिए अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वह हमारे लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होंगी, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वह हमारे लिए अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। ऐसे ही हमारे ट्रांसपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कि कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे बसेस चलती हैं, तो कुछ बसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको पास किया गया होता है। तो गवर्नमेंट बसेस आप देख सकते हैं, रोडवेज बसेस जो होती हैं, तो उनका अपना एक फ़िक्स रूल्स रेगुलेशंस होता है। कुछ हमारी प्राइवेट भी चलाई जाती हैं, प्राइवेट लोगों के थ्रू भी होती हैं, तो उनका रूल रेगुलेशन डिफ़र होता है। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन और कैटेगराइज द sector in 2 parts. So it is the
a discussion about the organized sector, in which we have seen that in such types of sector, terms of employments are regular, it is registered by government, it follows various rules and regulation, it has some formal processes and process. ये सारी चीज़ें जहाँ पे जिस सेक्टर में फॉलोड होती हैं, ऐसे सेक्टर्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहेंगे. Next is the unorganized sector, and it is the last topic of this chapter. So let me try to understand. Small and scattered unit which are largely outside the control of the government. ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चारों तरफ बिखरी पड़ी होती हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से बाहर होती हैं. तो ऐसे सेक्टर्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं. देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड. कि गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस तो बनते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर भी डिपेंड होता है कि ये उनको फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी. ये अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन खुद भी सेट कर लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो रोज़गार है वह सिक्योर नहीं होता है. उनको कब हटा दिया जाए, कब उनको निकाल दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. अगर हमारा एक पार्टिकुलर जब तक हम वर्क कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हम वीक होते हैं एक पार्टिकुलर एज के बाद, निश्चित है कि हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं रह पाती है, हम नहीं कर पाते हैं, वीक होने लगते हैं. तो ऐसी कंडीशन में उनकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़े उसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती है. जैसे आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो जब तक वो वर्क करते हैं उनको सैलरी मिलती है, और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है. लेकिन आप देखें तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या प्राइवेट जगहों पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. वो जब तक वर्क करते हैं तब तक उनकी सैलरी पे की जाती है. जैसे ही वो वर्क ख़त्म करते हैं उनके साथ कोई मतलब नहीं होता है. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द unorganized sector. So it is the complete discussion about chapter 2, the sector of the Indian economy. These are the important topics which must be observed and concentrated by all of you. In the last of this PDF, you find 4 questions and you should try to understand and try to solve all these questions.